वेलकम टू आवर चैनल रियल स्टडी बोर्ड। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 2025 का हिंदी का वायरल पेपर था 801 BAC। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके बाद आपको जो है यह यानी सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। और यह प्रश्न दो खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नील देवी। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, नाटक है। नील देवी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल वायरल प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन है, किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रलेखा। चित्रलेखा। सेवा सदन, रंगभूमि और गबन ये मुंशी प्रेमचंद का क्या है, उपन्यास है। चित्रलेखा उपन्यास नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। आपको ऐसी ही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। कारवां एकांकी के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, रंगे राघव। तूफानों के बीच रिपोर्ताज के लेखक हैं रंगे राघव। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, रसराज के रचयिता हैं। रसराज के रचयिता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मतीराम। रसराज के रचयिता है, ऑप्शन ए मतीराम। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, केशव दास। केशव दास राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं है केदारनाथ अग्रवाल। बाकी नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन ये हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आता है कि तार साप्ताहिक का संपादन किसने किया। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आज्ञे जी ने। तार साप्ताहिक का संपादन किसने किया, आज्ञे जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, अपनी तुतली भाषा में वह सिसिक सिसिक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें करुण रस है। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो करुण रस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है।
हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का पूछा जाता है तो निर्वेद बताएंगे। तो इन सभी को याद कर लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको पूरा करके आना है। तो प्रश्न नंबर 12 है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपक अलंकार। एक राम घनश्याम हित चातक चातक तुलसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार में सा सी सरिस है, ये वाचक शब्द आ जाएगा तो उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु मानो जानो शब्द आ जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार में दो शब्द एक ही यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। रोला छंद कैसा छंद होता है? ये सममात्रिक छंद होता है, ये भी याद रखेंगे, सममात्रिक छंद होता है। तो कैसे याद रखेंगे? रोला, रोला में कितने शब्द हैं, वो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, तो दो एक सम संख्या, इस तरीके से याद कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ऑप्शन ए है उपकूल, ऑप्शन बी है उपनिवेश, ऑप्शन सी है उपर्युक्त, ऑप्शन डी है उपदेश। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त जो है उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, नीलो उत्पल में कौन सा समास है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। नीलो उत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16, गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गोधूम। गेहूं का तत्सम रूप होता है गोधूम, तो बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17, तव्या में विभक्ति और वचन है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य रचना के आधार पर नहीं माना जाता है, ये अर्थ के आधार पर आता है। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक। एग्जाम में आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये हर बार आता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, राजेश द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस प्रकार का अगर किसी के द्वारा होता है तो उसमें क्या आता है? कर्मवाच्य आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। राजेश के द्वारा मधुर गीत गाया गया है, तो इसमें कैसा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। कर्तावाच्य में किसकी प्रधानता होता है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होता है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होता है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है। वाच्य कितने प्रकार का होता है? 3 होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से अविकारी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? एक अविकारी शब्द है।
आविकारी शब्द को दूसरा नाम भी है, अव्यय पद भी कहते हैं। आविकारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं अव्यय, अव्यय पद के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। अब देखेंगे प्रश्न नंबर खंड बा का पहला, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो 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 आपको कुल मिला के 6 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आपको संदर्भ लिख लेना है। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी यहाँ रेखांकित है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है? इसकी व्याख्या करना है। तीसरा है किसी व्यक्ति की उन्नति कब संभव है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उन्नति कब संभव है। तो आप इसको कर देंगे। तो अगर तीनों प्रश्न आप करते हैं तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अथवा करके दिया हुआ है, तो अगर वो नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें से आपको एक ही करना है अथवा वाले में। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसी पद्यांश पर आधारित उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ दिया गया है, मेरी भाव बाधा हरियो, राधा नगरी सोय, जातन की छाए परे, श्याम हरित दुत होई, सोहत ओढ़े पीट पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, अतपु परियो प्रभात। तो इस प्रकार से आप जो है इसका पहले क्या लिख सकते हैं? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कवि किससे अपनी भाव बाधा दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। तो इस तरीके से आप तीनों क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो दो दो आपको 6 नंबर कुल मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा वाला अगर आपको आ रहा है तो अथवा वाला भी कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर है 3, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका यह जो संदर्भ करेंगे 2 नंबर संदर्भ का हो जाएगा और 3 नंबर अनुवाद का हो जाएगा। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, इयम विमल सलील तरंगाय गंगाय कूले स्थिता, अस्याः घट्टा नाम वलयकृतिः पंक्तिः ध्वलायां चंद्रिकायां बहु रजते, आगणिताः पर्यटकाः सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्याः घट्टानां च शोभं विलोक्य इमं बहु प्रशंसन्ति। तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ और व्याख्या संदर्भ और अनुवाद दोनों कर देते तो आपको जो है यहाँ 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको एक का करना है, एक का ही संदर्भ और अनुवाद लिखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका इसको क्या करना है? हिंदी में पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर अनुवाद कर देना है। संदर्भ के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे और अनुवाद के लिए 3 नंबर। टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो जो भी अथवा करके, अगर आपको अथवा के बाद यानी इन दोनों में से एक को करना है, एक ही करना है। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपके ज़िले के अनुसार रहता है, तो आप जिस ज़िले के हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर कोई प्रयागराज से है तो वह अग्र पूजा करेगा, अग्र पूजा करेगा। तो अपने अनुसार इस ज़िले के अनुसार इसको प्रश्न को कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
यह प्रश्न आपको जो है 5 नंबर का आएगा जीवन परिचय लिखने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा किसी एक लेखक का ही क्या लिखना है, जीवन परिचय, और उनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखना है। रचनाओं के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, तो रचनाएं भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6 का देखेंगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है सूरदास, दूसरा है रसखान, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है अशोक वाजपेयी। तो इसमें से आपको एक का ही जीवन परिचय लिखना है, एक कवि का जीवन परिचय। तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय और 2 नंबर आपको रचना के लिए दिए जाएंगे, तो 5 नंबर टोटल मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको ऐसा श्लोक याद करके जाना है जो आपके जो है प्रश्न पत्र में न दिया हो, उसको आसानी से लिख सकें। आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 8, अपने मित्र के जो है 10वीं कक्षा की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे एक बधाई पत्र लिखिए। या दूसरा है, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जिले के चिकित्सालयों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपको इसमें से एक कर देना है, एक पत्र लिख देना है जो भी आपको आ रहा हो। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ऐसे ही सेम प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपको 2 को करना है, 2 प्रश्न करना है। तो संस्कृत में इसका उत्तर देना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है जीवन में अनुशासन का महत्व, दूसरा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, चौथा है देश प्रेम, पांचवा है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो इन टॉपिकों में एक ही टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 5 आपको जो है निबंध दिए गए हैं, उनमें से किसी एक का ही निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या और समाधान या जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर आप आसानी से निबंध लिख सकते हैं।